बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चशम के सबक नंबर 19 ज़राअत और सनत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मायार के मुताबिक समई ज़रा इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें, मज़मून नवीसी कर सकें कम अज़ कम 200 अल्फाज पर, कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, हमारे मुल्क के लिए ज़राअत की क्या अहमियत है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि ज़राअत की अहमियत हर मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़राअत हमारी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है और सनत के पेशे का भी किसी हद तक इन्हिसार ज़राअत पर है। बल्कि हम कह सकते हैं कि ज़राअत और सनत का आपस में चोली दामन का साथ है। अगला सवाल है, क्या आपने कभी रेलगाड़ी से सफ़र किया है? बहुत खूब। रेलगाड़ी का सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प सफ़र होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मश्क शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो कौन सी सरगर्मी है। सरगर्मी नंबर 5 है, दर्ज झेल को उस्ताद उस्तानी साहबा से सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। दी गई इबारत मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनेंगे और फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात आप देंगे। तो मैं अब इबारत पढ़ती हूँ, आपने गौर से सुनना है। बिजली की आए दिन की बंदिश और लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। दिन हो या रात, कोई 4 घंटे ऐसे नहीं गुजरते कि बिजली 1 घंटा गायब ना होती हो। इस पर मुस्तजाद ये कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम लोगों पर गैर ज़रूरी बोझ पड़ गया है। आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा था। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। अगर लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दामात ना उठाए गए तो लोग खुदकशियाँ करेंगे या सड़कों पर होंगे, जिससे अमनो अमान ख़राब होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस इबारत में दौरे हाजिर के आज के वक्त के सबसे बड़े मसले की तरफ निशानदही की गई है, वो है लोड शेडिंग। एक तो बिजली 4-4 घंटे आती नहीं, और अगर आती है तो बिल जो है उन्होंने सार्फिन को परेशान करके रखा हुआ है। महंगाई है जिसकी वजह से वो परेशान है, उनकी बिजली के बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है, यानी कि उनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है अब। और अगर यही सूरत हाल हुई तो फिर लोग खुदकशियाँ करेंगे, जिससे अमनो अमान ख़राब होगा, हंगामे होंगे। तो इन सारे मामला से निपटने की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, लोड शेडिंग का क्या नतीजा निकलता है? जवाब है, लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। दूसरा सवाल है, एक दिन में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? जवाब है 12 घंटे। अगला सवाल है, कमर तोड़ने के क्या मानी हैं? जवाब है हिम्मत ख़त्म कर देना। अगला सवाल है, अमनो अमान ख़राब होने का क्या नतीजा निकलता है? जवाब है लोग सड़कों पर निकलेंगे, हंगामे होंगे, तखरीब कारी होगी। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है पढ़ें और लिखें। करना क्या है हमने, आइए जानते हैं। खेत में ट्रैक्टर से हल चलाने या रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र की रुदात कम अज़ कम 150 अल्फाज में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो खेत में आपने कभी ट्रैक्टर चलाया होगा या किसी को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा होगा, तो आप उसकी रुदात लिख सकते हैं। या फिर
آپ نے کبھی ریل کا سفر کیا ہوگا اور اس سفر کی رودات لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وہ سفر کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ریل کے سفر کی رودات۔ یوں تو زندگی میں انسان بہت سے سفر کرتا ہے، مگر کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو بہت یادگار ہوتے ہیں اور کچھ پریشان کن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سفر ہمارے ساتھ بھی پیش آیا جو یادگار، پریشان کن اور بہت دلچسپ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سب دوستوں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کا پروگرام بنایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سب دوست مل کر ریل گاڑی میں بیٹھ کر راولپنڈی اور پھر وہاں سے ویگن میں بیٹھ کر مری جائیں گے۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تو پلیٹ فارم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گاڑی آئی اور ہم سب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب گاڑی جہلم کے قریب پہنچی تو ریل کا انجن خراب ہو گیا اور سب لوگ ریلوے لائن پر کھڑے ہو گئے۔ جو سفر 5 گھنٹے کا تھا وہ قریباً 10 گھنٹے میں اختتام پذیر ہوا۔ سب لوگ انتظار کرتے رہے اور انجن قریباً 4 یا 5 گھنٹے بعد لاہور سے آیا۔ رات بہت ہو گئی تھی اور گاڑی جنگل میں کھڑی تھی۔ عورتیں اور بچے پریشان تھے۔ سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور گارڈ سے پوچھ رہے تھے، کچھ ڈرائیور سے جھگڑ رہے تھے اور کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کسی کے پاس کھانے کا سامان تھا اور کسی کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے نیا انجن آیا، گاڑی چلی اور راولپنڈی رات 12 بجے پہنچی۔ اب رات چونکہ بہت ہو چکی تھی اس لیے ساری رات اسٹیشن پر ہی گزارنا پڑی۔ خوب لطف اندوز ہوئے اور پریشان بھی۔ اس طرح صبح ہو گئی اور ہم ناشتہ کرنے کے بعد مری پہنچ گئے۔ اس طرح یہ دلچسپ، یادگار اور پریشان کن سفر اختتام پذیر ہوا۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم نے کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ زراعت کی اہمیت پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، زراعت کی اہمیت پر ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ زراعت وہ شعبہ ہے جس پر ہماری معیشت کا دار و مدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو پاکستان کے لیے تو زراعت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے مضمون لکھتے ہیں۔ مضمون لکھنے کے لیے درج ذیل نکات کو سامنے رکھ کر مضمون لکھیں۔ کچھ نکات دیے گئے ہیں، ان نکات کو سامنے رکھ کر ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان تمام نکات پر بات چیت کرتے ہیں اور پھر اس بات چیت کو اور ان نکات کو سامنے رکھ کر آپ خود مضمون لکھیں گے جو 200 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہے زراعت کا تعارف اور اہمیت۔ یہاں آپ بتائیں گے کہ زراعت کا پیشہ ہے کیا اور کسی بھی ملک کے لیے زراعت کے پیشے کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ زراعت وہ پیشہ ہے جس پر ہماری معیشت کا انحصار تو ہے ہی، لیکن لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زراعت کے پیشے پر انحصار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گندم اگر پیدا ہوگی تو لوگ روٹی کھا سکیں گے، جس سے آٹا بنتا ہے، جس سے میدا بنتا ہے، جس سے سوجی بنتی ہے، اور یہ صرف گندم ہی ہے جس سے ہم نہ صرف روٹی بناتے ہیں بلکہ بے شمار مصنوعات کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زراعت کے پیشے کی اہمیت بہت مسلم ہے۔ اس کے بعد ترقی کا دار و مدار، اس پر ہم بات کریں گے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار صنعت کے ساتھ ساتھ زراعت پر بھی ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زراعت پر زیادہ ہے، کیونکہ اگر ملک زرعی طور پر خود کفیل ہوگا تو اس کی صنعت بھی ترقی کرے گی۔ زمینوں پر فصلیں کاشت ہوں گی، وہاں سے زرعی پیداوار کارخانوں میں پہنچے گی، وہاں سے مختلف چیزیں، مختلف اشیاء وہاں پر تیار ہوں گی جن کو ہم بیچ کر، باہر بھیج کر خود زر مبادلہ کمائیں گے اور اپنے لوگوں کو خوشحال کریں گے، جس سے ہمارا معیار زندگی بلند ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زراعت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی، اس پر بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت کا پیشہ وہ پیشہ ہے جو ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ملک زرعی طور پر مضبوط نہیں ہے تو اس کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اپنے لوگوں کی خوراک پوری کرنے کے لیے بھی دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑے گا۔
बाहर से गंदम मंगवाना पड़ेगी, बाहर से चीनी मंगवाना पड़ेगी, बाहर से कपास मंगवाना पड़ेगी। हत्ता कि अगर वो सनती तौर पर मजबूत है तो उसको अपनी सनतें चलाने के लिए भी खाम माल बाहर से मंगवाना पड़ेगा, दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़राअत किसी भी मुल्क की माशियत में, मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राअत में जिद्दत लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अब साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, अगर उससे हम फ़ायदा उठाकर अपनी ज़राअत को ज़्यादा तरक्की दे दें तो हमें ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा फसल हमारे पास आएगी। और अगर हमारी ज़राअत मजबूत होगी, अगर हम ज़राई तौर पर खुशहाल होंगे तो हम सनती तौर पर भी खुशहाल होंगे और मजबूत होंगे। पाकिस्तान ज़राई मुल्क, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पर तो ज़राअत की इस वजह से भी अहमियत ज़्यादा है कि पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। और पाकिस्तान में अगर ज़राअत मजबूत है तो फिर सनत भी मजबूत है, क्योंकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। हम ज़राई तौर पर कपास, गंदम, चावल और गन्ने में तो खुद कफ़ील हो चुके हैं, और इनसे बनने वाली अशिया जो हम मुख्तलिफ सनतों में तैयार करते हैं वो हम बाहर भेजकर कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं, और जिससे हम अपने लोगों को खुशहाल कर रहे हैं। और हमारी ज़राअत के मजबूत होने की वजह से हमारी सनत भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है। ज़राअत दरपेश मसाइल, लेकिन पाकिस्तान अगर ज़राई मुल्क है तो यहाँ पर ज़राअत के पेशे को बहुत से मसाइल का भी सामना है। हमारे पास यहाँ पर खादें बहुत महंगी हैं, हमारा किसान अपनी फसल के लिए खादों को नहीं ख़रीद सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी का है, क्योंकि हमारा आपाशी का निज़ाम अगरचे बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हमारा बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाता है। हमारे पास डैम नहीं है जहाँ पर हम पानी को स्टोर कर सकें, जमा कर सकें। इस वजह से हमारा बहुत सारा पानी ज़ाया होकर समंदर में जा मिलता है। अगर इन मसाइल को हल कर लिया जाए तो हमारी ज़राअत इससे कहीं ज़्यादा तरक्की कर सकती है। मसाइल का हल ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने किसानों को तरबियत दें, उनको ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए, ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मशवरे दें, उनको पेस्टिसाइड्स, अद्वियात, कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो फराहम की जाएं, उनको कर्ज़े दिए जाएं ताकि वो जो है अपने लिए मशीनरी ख़रीद सकें। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इन मसाइल के हल के लिए हमें अपने पानी को सबसे पहले बचाना होगा, क्योंकि पानी की कमी की वजह से हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जा रही है। रोशन मुस्तकबिल, इन सारे मसाइल के बावजूद हमारे ज़राअत का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। जिस तरह के से कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलतें मुहैया कर रही हैं, इससे पता चलता है कि हमारा मुस्तकबिल, इससे पता चलता है, इससे उम्मीद की जाती है कि हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन होगा, ताबनाक होगा, जिसमें पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की मिलेगी। पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की मिलेगी तो पाकिस्तान की सनत को भी तरक्की मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये है वो सारे नकात जिनको सामने रख कर आपने मजमून लिखना है। इनमें से तमाम नकात पर हमने बातचीत की और इन सारी बातों को आपने लिखना है और 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून आपका तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।